अगर बात की जाए क्लास 10 सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट की, तो एक लेसन जो सब बच्चों का फेवरेट भी है और काफ़ी इजी भी है, तो वो यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों पावर शेयरिंग के बारे में। सिविक्स का फर्स्ट लेसन आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल सा है, एक ही बारे में आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और अच्छा रहता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इस वाले लेसन से तो बच्चा आराम से उसे टैकल भी कर लेता है। अब क्या बात बताएगी है पावर शेयरिंग के बारे में, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले बात मेन कंटेंट की, तो आपको सिंपली इसके अंदर दो कंट्री की केस स्टडी को अच्छे से समझना है और आपको पावर शेयरिंग पता चल जाएगी कि आखिरकार ये क्या है और अक्सर पावर शेयरिंग क्यों की जाती है। अगर नहीं भी करे तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें पावर शेयरिंग को, तो देखिए क्या बताया गया है। पावर शेयरिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस दैट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी अमंग वेरियस लेवल एंड इंस्टीट्यूशन विद इन अ गवर्नमेंट और अ सोसाइटी। तो सिंपली यही बताया गया है कि पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना पॉलिटिकल पावर का, वो हमें देखने को मिलता है। और वो किस में होता है? जो वेरियस लेवल एंड इंस्टीट्यूशन है खास तौर पर उसमें, यानी कि पावर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो रही है, एक से ज्यादा लोगों में बांटी जा रही है, तो वो पावर शेयरिंग कहलाई जाती है। द गोल ऑफ पावर शेयरिंग इज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द डाइवर्स ग्रुप एंड प्रिवेंट द कंसंट्रेशन of the power in the hands of a single individual or a dominant group। तो जैसे आप हमारी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिएगा कि हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है, जो कि अभी हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो उसके अंदर पावर को सेंट्रलाइज थोड़ी किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया है वेरियस लेवल में, फिर चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर लोकल हो। तो यही पावर शेयरिंग है। अब सवाल यह है कि जो आपको इस लेसन में दो कंट्री की केस स्टडी के बारे में कवर करना है, तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि क्या पावर शेयर करना ठीक माना जाता है या फिर गलत माना जाता है। वो आप इसकी जानकारी इन दोनों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ सकोगे। तो सबसे पहले आपको बेल्जियम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि वेस्टर्न यूरोप में हमें देखने को मिलती है। इसका जो बॉर्डर है वो जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ शेयर होता है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, जितनी हमारी हरियाणा है ना उसकी आप हाफ पॉपुलेशन मान लीजिएगा। और ब्रुसेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस कंट्री की कैपिटल। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसमें बताया गया यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि एथनिक होता क्या है। एथनिक आप कह सकते हो कि एक सोशल डिवीजन है जो कि बेस्ड होता है एक शेयर्ड कल्चर पर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ। जैसे आप इंडिया के अंदर भी देखते हो, साउथ इंडिया अगर आप देखोगे तो आपको जो मेजर 5 स्टेट्स है, केरला हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कर्नाटका, ये सारे आपको ऐसे स्टेट मिलेंगे जहां का एथनिक जो कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो इनको जरूरत भी नहीं होती कि ये सेम रिलीजन से बिलोंग करे या सेम नेशनैलिटी से, क्योंकि अगर आप इंडिया का तमिलनाडु देखोगे तो आपको तमिलनाडु में नहीं बल्कि श्रीलंका में भी देखने को मिलेंगे, जो कि अभी इसी लेसन में हम कवर भी करेंगे। तो ये एथनिक होता है, ठीक है। अब सवाल है कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जानना है ना, ठीक है। लेकिन सवाल है कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना वो काफी ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जिसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि यहां पे पावर शेयर अगर कर दी जाए तो मे भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो इसके अंदर जो इनके लीडर्स थे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से आप कह सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए कि पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी गई और लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। तो कैसा इनका एथनिक कॉम्पोजिशन? सबसे पहले द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्रीज आर वेरी स्मॉल। कैसे? तो ये आप देख सकते हो, ये जो जब भी येलो और रेड आपको शो होगा ना तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है कि ये कौन कौन से एरियाज है, ठीक है।
तो जो पूरी कंट्री के अंदर बेल्जियन है वो 59% है, तो इसका मतलब कि ये मेजॉरिटी में। 40% जो वो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं और जो रेस्ट है 1% वो जर्मन है, क्योंकि जर्मन आप जानते हो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करती है कुछ कंट्रीज के साथ जिसमें जर्मनी भी इंक्लूड है। अब इसके अंदर आप देखोगे जो येलो कलर वाला है वो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है, येलो कलर वाला ये फ्लेमिश रीजन है, जो कि एक तरीके से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ पे डच स्पीकिंग है। इसके अलावा जो रेड कलर का है वो आप देख सकते हो उसका नाम है वेलोनिया, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। तो ये दोनों ही जो रीजन आप देखने को मिल रहा है आपको, तो ये अलग अलग कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा जो हल्का सा है ऑरेंज कलर का, तो ये कैपिटल है बेल्जियम की, तो जिसके बारे में हमें यहाँ बताया गया। तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है बेल्जियन कम्युनिटी के, जो कि डच लैंग्वेज का यूज करता है। लेकिन ये सिनारियो चेंज हो जाता है हमें ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। कैसे? अब जो बेल्जियन पीपल जो डच स्पीकर हैं वो जो मेजॉरिटी में पूरी कंट्री में वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं कैपिटल में सिर्फ 20%, और जो फ्रेंच पीपल पूरे बेल्जियम के अंदर 40% होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कैपिटल के अंदर फुल मेजॉरिटी में आ जाता है, यानी कि 80%। सो दैट इज द रीजन कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल रहा है। अब मे भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सके, तो उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की कि आखिरकार हुआ क्या था और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ते बढ़ते क्यों रुक गया, क्या इसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले। देखिए प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन बेल्जियम द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया था, बट दे वर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट इज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। बताया गया सिंपल सा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज क्रिएटेड ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। और ऐसे ही हमें 1950s एंड 1960s के टाइम में देखने को मिला कि जब दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन कुछ ज़्यादा ही क्रिएट होगी इन चीज़ों को लेकर। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स है डच स्पीकर्स, वो बोलते हैं कि यार हम देश में सबसे ज़्यादा है और हम ज़्यादा होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा पीछे है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो 20% कैपिटल में है और जबकि वहां पे 59% है। ये तो पूरा सिनेरियो हमें बेल्जियम का देखने को मिला। अब एक केस आप दूसरा भी समझ लीजिएगा जो कि श्रीलंका के बारे में, फिर लास्ट में इन दोनों का कंक्लूजन आपको पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग सही है या फिर गलत है। अब श्रीलंका में क्या बताया गया, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ ही किलोमीटर है सदर्न कोस्ट से तमिलनाडु के। अगर आप इंडिया का स्टेट देखोगे सबसे लास्ट स्टेट तो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु से हल्का सा एक स्ट्रेट जा रही है, वो जो स्ट्रेट है उसे पाक स्ट्रेट का नाम दिया जाता है, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। तो ये उसी साइड पे लोकेटेड है श्रीलंका, एक आइलैंड टाइप का नेशन। इसकी जो पॉपुलेशन है जितनी हमारी हरियाणा की है उतनी है, यानी कि 2 करोड़ के समथिंग। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो अगर आप साउथ एशिया के रीजन को देखोगे जिसके अंदर बहुत सारी इंडिया और उसकी नेबर कंट्री आ जाती है, तो यहां पर भी हमें ना कुछ जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स टाइप की ही देखने को मिलेगी। अब वो कैसी है देखिए, श्रीलंका की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसके अंदर सिन्हाला, तमिल और क्रिश्चियन आते हैं। सिन्हाला जो कि पीक मेजॉरिटी में है 74.7%, तमिल 18.2% और क्रिश्चियन 7%। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो दिया गया है इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम यहां से शुरुआत होती है, जो बेल्जियम ने नहीं किया ना वो इन्होंने कर दिया, और यहीं पे हमें मेन प्रॉब्लम देखने को मिली। इसलिए मैं आपको पहले श्रीलंका का फुल केस बताता हूं, फिर लास्ट में रिजल्ट पता चलेगा कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया था। अब जो सिन्हाला है वो क्या है कि मेजॉरिटी में, तो दैट इज द रीजन वो मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेती है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलते हैं 1948 में। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट द सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट ऑफ देयर मेजॉरिटी। ऑब्वियसली पता ही था कि यार ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला कम्युनिटी की है, और इसकी वजह से जब वहां पे फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक तरीके से, जी हाँ डेमोक्रेटिक तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट तो होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग है, तो वहां पे गवर्नमेंट भी ना सिन्हाला की ही बनती है। अब गलती यहां पे क्या होती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है वो क्या कर लेती है कि मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेती है। द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला कम्युनिटी। अब बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है।
एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा हम किस चीज को देखते हैं? इंडिपेंडेंस को देखते हैं और इक्वालिटी को देखते हैं। आप हमारे देश में भी देखिएगा, डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, अलग अलग रिलीजन की। यहाँ पे हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, फिर यहाँ पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर एक टाइप का रिलीजन है, जो कि 80% और 20% का रेशियो आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी में। लेकिन यहाँ पर आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए। लेकिन ऐसा हमें श्रीलंका में नहीं देखने को मिला। श्रीलंका ने बोला कि फर्स्ट जो राइट होगा रिसोर्सेज के ऊपर वो सिन्हाला कम्युनिटी का होगा, हम तमिल्स को इग्नोर करेंगे पूरी तरीके से। मतलब जो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी वो जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करना ना, उसी को ही दी जाएगी। ये मेजॉरिटिज्म होता है, जिसमें बताया जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर बात होगी तो वो सब में एग्री करेंगे। फिर डजंट मैटर कि माइनॉरिटी पीपल के जो डिजायर है, जो उनके लाइक्स है, उसको वो इग्नोर कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो बेनिफिट होना चाहिए वो मेजॉरिटी पीपल का होना चाहिए। तो ये मेजॉरिटिज्म के बारे में बताया जाता है। सिन्हाला गवर्नमेंट एक एक करके स्टेप लेती है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चले जाता है। कैसे? सबसे पहले सिन्हाला वाज एस्टैब्लिश्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। द गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड सिन्हाला पीपल एंड दे गॉट गवर्नमेंट जॉब्स एंड गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तमिल भी है वहां पे, लेकिन बनाया किसे जाता है? सिन्हाला को, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मेजॉरिटी में। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर करेगी सिन्हाला पीपल को, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स की बात है या फिर गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात है तो सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म सच एक्टिविटी आइसोलेटेड श्रीलंकन तमिल्स। यानी कि देखो सिन्हाला जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, सो दैट इज द रीजन कि वहां पे प्रोटेक्शन की भी बात की जा रही है बुद्धिज्म के रिलीजन को आगे बढ़ाने में और उसे प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तब इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं? श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल आइसोलेटेड कर रहे हैं, अपने आप से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। ना ही वो उनकी लैंग्वेज को, ना ही उनके रिलीजन को, और ना ही उन्हें सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिट देने की, हर चीज में उनको बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। अब इसी चीज को लेके तमिल्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है तो डिमांड्स ही करेंगे अपने राइट्स को लेके। अब वो डिमांड्स कैसे करते हैं? देखिए, वो बोलते हैं कि श्रीलंकन तमिल फॉर्म अ पार्टी एंड स्टार्ट स्ट्रगल फॉर एस्टैब्लिशिंग तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वो बोलते हैं कि अगर आपने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तो आप तमिल्स को भी बना सकते हो। तो वो इस चीज की डिमांड करते हैं। दे डिमांडेड इक्वल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट सिन्हाला गवर्नमेंट डिनाइड दिस। और वो बोलते हैं कि यार हमें को भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल तरीके से मिले, लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट तो नहीं मान रही, वो डिनाई कर देते उनके राइट्स को। अब इसी चीज को लेकर कुछ एक बड़ा हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाता है 1980s में, जब वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होते हैं श्रीलंका के अंदर और वो स्टार्ट करते हैं डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट ऑफ तमिल इलम इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसे स्पेशली लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, जो कि एक कह सकते हो कि रेडिकल टाइप का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्ट वहां की गवर्नमेंट से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसका अपने राइट्स को लेकर। और ये बात स्पेशली तमिल्स के लिए की जा रही है जो स्पेशली नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं कंट्री के, बिल्कुल टॉप वाले। ठीक है, अब दोनों के बीच में जब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो आप कह लीजिएगा कि कंट्री के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है दो कम्युनिटी के बीच में, जिसका खामियाजा दोनों साइड उठाना पड़ता है ज्यादातर। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, वही जो हर एक के साथ होते हैं, बड़े कॉमन से। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। दोनों के हितों के बीच में जो टकराव होता है तो ये जो चीज रहता है वो सिविल वॉर, गृह युद्ध की ओर चले जाती है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटी हैव किल्ड, दोनों साइड से हजारों लोग मारे जाते हैं। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री इन इट एंडेड इन 2009। वो तो सिविल वॉर की वजह से वहां पे बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो डिस्ट्रॉय होते ही है, ऊपर से लोग भी बहुत सारे मारे जाते हैं, इकोनॉमी जीडीपी काफी डाउन चले जाती है। और ये बहुत बड़ा सिलसिला हमें श्रीलंका में देखने को मिला है। इवन इंडिया ने भी हेल्प करी बट इंडियन को भी हेल्प करने से रोक दिया गया। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ी चीज हमें श्रीलंका को देखने को मिली, और जो स्पेशली 2009 में आके फाइनली स्टॉप हुई, जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि जिसके अंदर डेनमार्क, नॉर्डिक ऐसी कंट्री शामिल है, तो इनकी वजह से वहां पे जब दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया गया तो जो LTTE लिटे जो था वो पूरी तरीके से वहां से हटा दिए गए। अब फाइनली स्टेबल है एक तरीके से। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस अभी फिर आया था श्रीलंका के अंदर, बट फिर भी उसने अपने आप को अच्छा खासा भी मेंटेन कर रखा है। तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही था कि जो पावर शेयरिंग है, अगर मेजॉरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट श्रीलंका फॉलो नहीं करती तो दोनों कम्युनिटी के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? तो उसका एक मेन रीजन ये है कि बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि बेल्जियम के अंदर भी तो सेम सिनेरियो था 1950s एंड 1960s में। ऐसी तो हुआ था डच कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि यार एजुकेशनली, इकोनॉमिकली तो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हमसे ज्यादा पावरफुल है, और जबकि हम तो मेजॉरिटी में और वो माइनॉरिटी में, उनको ज्यादा कैसे मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटी वहां पर भी थोड़ी स्प्रेड होना शुरू हुई थी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने एक समझदारी करी जो कि श्रीलंका ने नहीं करी। वो क्या था? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, समझिए अच्छे तरीके से। द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पार्ट। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। सबसे पहले उन्होंने अपने देश की जो रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा 1970 एंड 1993 में उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार एक तरीके से अमेंडमेंट किया, बदलाव लाया, चेंजेस लाए, ताकि वो अरेंज कर सकते हैं हर किसी के लिए कि वो इसी कंट्री का पार्ट है। किसी को ऐसा फील ना हो, किसी कम्युनिटी को, कि यार हम तो इस देश में रह रहे हैं और हमारे राइट्स को एक तरीके से कंसिडर ही नहीं किया जाता। हमें तो ऐसा फील करवाया जाता है कि हम माइनॉरिटी है तो इसलिए हमारा कोई राइट्स नहीं है, या फिर मेजॉरिटी को ऐसा फील करवा दे कि हम मेजॉरिटी में होके भी हमारे पास कुछ राइट्स नहीं है। इसीलिए एकोमोडेट किया जा रहा है बेल्जियम के अंदर। दे अरेंजमेंट दे वर्क आउट इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे किया। अब वो 4 टाइप के अमेंडमेंट थे क्या? ऐसा क्या खास था कि जिस वजह से वहां पे भी सिविल वॉर हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं? तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि 4 टाइप्स के थे। सबसे पहला क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, पहला जो अमेंडमेंट था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बात की गई थी कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्ट लेंगे। क्योंकि अगर यहां पे नंबर्स ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो सबसे पहले यह पता चलेगा कि डच मेजॉरिटी में तो ज्यादा पीपल्स भी डच कम्युनिटी से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों को बोला था कि अगर 50 हमारी साइड से आ रहे तो 50 आपकी साइड से आएंगे, इक्वल रखा था। तो यार ऐसे में फ्रेंच कम्युनिटी को काफी अच्छा लगा। अब यही चीज हमें दूसरी जगह भी देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज ना किया, मतलब पावर को शेयर किया। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, जो कि वेलोनिया और फ्लेमिश था। अब फ्लेमिश आप जानते हो वहां पे डच डोमिनेंट थे, और वेलोनिया के अंदर आप जानते हो वहां पे फ्रेंच डोमिनेंट थे। तो वहां पे एक तरीके से स्टेट को पावर दे दी गई, क्योंकि पावर एक ही सेंट्रल में नहीं रखेगी, स्टेट को दे देगी, शेयर करेगी। ब्रुसेल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कैपिटल, वहां पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी जहां पे कम्युनिटी लेवल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल 80% कम नहीं होते हैं, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्होंने शेयर किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 50-50 उन्होंने भी करा। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे डच कम्युनिटी ने तो किया था ना, तो इनका भी फर्ज बनता है। तो ये तीसरा था। और सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो था देयर इज also provision of community government elected by the people belonging to the one language community which has the power regarding cultural, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। यहां तक कि एक और प्रोविजन किया गया जो 4th अमेंडमेंट था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो लोगों के द्वारा चुनी जाती थी, जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए काम करती थी, जिसके अंदर उनके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू को सोल्व किया जाता था। अब जैसे फ्रेंच है तो फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसी तरह जो डच है उनके लिए, और साथ ही 1% के आसपास जर्मन भी तो थे, तो उनके लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि उनके भी राइट्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सबसे अच्छी बात थी। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरे देश में कहां रह रहे हो। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो ध्यान रखना
ना 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आपको एग्जांपल भी इसी के ही डालने ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। होप सो कि आप काफी अच्छे से आप सारा सिनेरियो समझ चुके होंगे, जो कि श्रीलंका नहीं समझ पाया लेकिन बेल्जियम अच्छे से समझ गया था। अब सवाल आता है कि इस लेसन के अंदर कि यार चलो पावर को अगर शेयर किया जाता है तो क्यों, क्या पावर को शेयर करना जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, लेट्स सी। तो इसके ना 2 रीजन है। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा रीजन है मोरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है, तो वो बोलता है कि देखो अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हो सकता है जो वेरियस टाइप के डाइवर्स ग्रुप है ना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे कि बेल्जियम और फ्रेंच, हो सकता था उधर भी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रूडेंशियल रीजन में आप क्या मानोगे कि जब पावर को शेयर किया जाता है अदर कम्युनिटी के साथ भी, तो इससे जो 2 कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और मोरल रीजन क्या कहता है कि ये एक तरीके से स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ऐसा हमारे इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन की पावर शेयरिंग डिजायरेबल माने जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो किस किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है उसे आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल तो कुछ इस तरीके से होता है, फ्लैट लाइन। तो फ्लैट लाइन में क्या है कि सब इक्वल रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल पावर में 3 टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, या गवर्नमेंट के पार्ट्स आप कह सकते हो, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग होती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को आगे करने एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, जुडिशरी अगर कोई अनफेयर हो तो उसमें जस्टिस करने का काम करती है। तो इन सब की जो पावर होती है वो इक्वल होती है, जैसे हमारे देश के अंदर ऐसे ही तो हमें देखने को मिलता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि इसमें जो पावर्स होती है वो लेवल के अकॉर्डिंग एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आपको 3 लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, या 3 टियर की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जिसके जितना ज्यादा काम उसको उतनी ज्यादा पावर। सेंट्रल का बहुत ज्यादा काम है तो उसको ज्यादा पावर दी गई है, स्टेट का अपने पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड काम है तो उसे सेंट्रल से कम दी गई है, और स्टेट के अंदर ही लोकल से रिलेटेड भी एक गवर्नमेंट है तो जो कि बाद में बनाई गई थी, तो लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, तो लेवल में डिवाइड कर दिया गया है ना। तीसरा हो गया सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कम्युनिटी गवर्नमेंट से ले लीजिएगा। जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन की अलग, ठीक है, फ्रेंच की अलग, ये भी ठीक है, और डच की अलग। एक ही लैंग्वेज से रिलेटेड वो कल्चरल, एजुकेशनल, ये सारा काम करेगी उनका, तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ताकि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। और लास्ट है पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे देश का एग्जांपल ले लीजिएगा, जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेन पावर है। अब ऐसा तो नहीं जो ऑपोजिशन है उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता, क्या वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, उसको भी पावर दी गई है कि रूलिंग पार्टी के ऊपर आप प्रेशराइज कर सकते हो। ये प्रेशर ग्रुप बहुत काम आते हैं, तो ये पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाया जाता है। तो ये 4 टाइप्स की होती है। होप सो कि आपको चारों ही अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो फिर आपका पूरा लेसन भी अच्छे से आप समझ आ ही चुका है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पर अगर बात की जाए, बेल्जियम है वो जीत जाता है और श्रीलंका अपनी गलती के कारण हार जाता है। बस यही इसका लेसन का मेन कॉन्सेप्ट है, और आपको यही बताया गया कि क्यों पावर शेयरिंग ठीक होती है अगर उसको अदर ग्रुप्स में या अदर कम्युनिटी में, अदर गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।